अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 9 ख़त्म किया था और चैप्टर नंबर 9 में हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स देखे थे और हर एक एक्सपेरिमेंट का जो मकसद था वो मकसद था कि लाइट की वेव नेचर को साबित किया जाए। मैंने आपसे उस वक्त भी जिक्र किया था कि बेटा चैप्टर नंबर 17 में हम लाइट की पार्टिकल नेचर को साबित करेंगे, क्योंकि हमने इस चीज़ को देख लिया था कि भाई लाइट की जो नेचर होती है वो डुअल होती है और लाइट एज अ वेव भी बिहेव करती है और एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है। तो हमने एज अ वेव उसके बिहेवियर को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में देखा था, उसकी डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी को भी देखा था और उसकी इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी को भी देखा था। और मैंने आपसे कहा था कि बेटा पार्टिकल में और वेव में जो बेसिक फ़र्क है वो क्या है? वो बेसिक फ़र्क है बेसिकली इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। मतलब बेसिक में एक और बात कि वो एक पॉइंट पे को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। पार्टिकल्स एक पॉइंट पे को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वेव एक पॉइंट पे को एग्जिस्ट करके एक नई वेव बना लेती है जिसका एम्पलीट्यूड या तो बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है। तो ये कहानी थी। चैप्टर नंबर 17 का नाम है एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स और ये फिजिक्स जो है ये 19वीं सदी की है, या कहो 19वीं सदी का एंड और 20वीं सदी, यानी 1890s से लेकर अब तक जो फिज़िक्स चल रही है वो मॉडर्न फिज़िक्स है। और मॉडर्न फिज़िक्स की बुनियादों में से एक बुनियाद मैंने आपसे कहा था कि चैप्टर 9 में एक एक्सपेरिमेंट हमने नाम देखा था माइकलसन इंटरफेरोमीटर। और मैंने आपसे कहा था कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर से ये बात साबित हुई थी कि स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता, तो ईथर नहीं है, और जिसके बाद आइंस्टाइन ने काफ़ी सारी चीज़ें सोची। खैर इस चैप्टर में सिर्फ लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ चीज़ें और भी हैं, हम साथ साथ देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की कोई मशहूर चीज़ शुरू कर लेते हैं जो कि सबको ही पता है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि बचपन से या एक बड़ी उम्र से सुनते हुए आ रहे होते, भाई आइंस्टाइन ने कोई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है। खैर जाहिर है कि अपने सेकेंड ईयर में आपने ये पढ़ा हुआ है, फ़िलहाल मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हवाले से याद रखिएगा कि लेट सपोज मैं एक ऑब्जर्वर हूँ और मैंने किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना है। अब वो चीज़ मेरे रिस्पेक्ट से अभी रेस्ट में भी हो सकती है और मेरे रिस्पेक्ट से मूव भी कर सकती है, ठीक है। तो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट से उसकी मोशन हो सकता है कुछ और हो, यानी अगर कोई शख्स बस के अंदर ही बैठा हुआ है तो उसके लिए वो बस मुसलसल रेस्ट में रहेगी, चाहे वो मोशन में हो या रेस्ट में, अंदर बैठे वो उसको आसपास सब रेस्ट में नजर आएगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है किसके रिस्पेक्ट से देखा जा रहा है, सही है। यानी ये बोर्ड आपको जो नज़र आ रहा है वो रेस्ट में है, लेकिन अगर मैं मूव करना शुरू कर दूं तो मेरे रिस्पेक्ट से बोर्ड पीछे जा रहा होगा। तो मैं कहूँगा कि यार ये बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू मी क्या है, मोशन में। तो मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मोशन में, आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या है, रेस्ट में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो होता है कि किसके रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं। एक कहलाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक कहलाता है नॉन इनर्शियल। क्या फर्क है? याद रखिएगा
इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एक्सेलरेशन 0, नेट फोर्स 0, इट मीन्स आइदर वेलोसिटी इज 0 और वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, फोर्स जो है वो भी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कि भाई वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, वेलोसिटी वेरी कर रही है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि बेटा अगर मैं किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मेरे रिस्पेक्ट से वो चीज़ रुकी हुई है तो वो कहाँ क्या कराएगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या मेरे रिस्पेक्ट से वो चीज़ एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, अभी भी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरा कहलाएगा वो क्या है? इनर्शियल कहलाएगा। लेकिन अगर मेरे रिस्पेक्ट से उसकी एक्सेलरेशन हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है उसकी, कभी बढ़ रही है और बढ़ती है, फिर स्लो हो रही है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट से उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? मुसलसल चेंज हो रही है। तो अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या कराएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कराएगा। और ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये भी दो तरह की होती हैं। एक होती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है बेटा वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, IFOR का मतलब है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आइंस्टाइन ने सबसे पहले दी थी 1905 में। 1905 में आइंस्टाइन ने सबसे पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, जिस थ्योरी ने पूरी फिजिक्स में तहलका मचा दिया था। और ठीक इसके ऊपर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, लेकिन कुछ अर्से बाद, कुछ सालों बाद आइंस्टाइन को ये रियलाइज़ हुआ कि हमारी आम जिंदगी में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं वो इनर्शियल नहीं है, चीज़ों की स्पीड वेरी कर रही है। अब अगर हमारी आम जिंदगी में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं वो इनर्शियल नहीं है तो फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये आम जिंदगी के ऊपर सेट बैठ नहीं पाएगी। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एक दूसरी थ्योरी दी और इसका नाम रखा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और तकरीबन 10-11 साल बाद दी थी ये नॉन इनर्शियल NI नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस FOR, और ये आई है तकरीबन 1916 में। तकरीबन 10-11 साल बाद इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। आपके कोर्स में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपके कोर्स में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं है ना। आपको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कोई काम है? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जिक्र है थोड़ा सा आपके पास, बाकी फेडरल के कोर्स के अंदर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का थोड़ा सा जिक्र के साथ एक दो बातें भी बताई हुई हैं उन्होंने। लेकिन अगेन जो मेन हमारे पास काम है वो किसका है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का है। क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेटा बहुत खतरनाक थ्योरी है, बहुत मुश्किल है, और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेटा उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो हम आपके साथ, आपके लिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक हद तक समझाया ताकि आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सको कि भाई मॉडर्न फिजिक्स में क्या चल रहा है, ये क्या कहानियाँ हुई हैं, आइंस्टाइन साहब इतने फेमस हैं, क्या क्या करके गए हैं। अब ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए कुछ प्रिंसिपल्स याद कर लेते हैं। और एक मिनट, तो इसके कुछ सबसे पहले हम पोस्टुलेट देखते हैं।
और उसके पोस्टुलेट जो है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उन्होंने कहा भाई देयर इज नो एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरी बात, speed of light, speed of light will remain same for all inertial frame of references। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला देखिए, अभी मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा था। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि आप अगर अभी इस बोर्ड की तरफ देख रहे होगे मोबाइल के थ्रू भी, तो आपको ये बोर्ड रेस्ट में नज़र आ रहा होगा, इसकी जगह कोई चेंज नहीं होने वाली है। लेकिन अगर मैं मूव करना शुरू कर दूं तो मेरे रिस्पेक्ट से बोर्ड कहाँ जा रहा है? पीछे जा रहा है। तो आपके लिए तो ये बोर्ड रेस्ट में है, पर मेरे रिस्पेक्ट से ये बोर्ड कहाँ जा रहा है? पीछे। तो मेरे रिस्पेक्ट से क्या हो गया? मोशन में हो गया। अब अगर मैं किसी स्पीड से जा रहा हूं और कोई और तेज स्पीड से जा रहा है, तो मेरे लिए इस बोर्ड की विद रिस्पेक्ट टू मी वेलोसिटी कुछ होगी, रिलेटिव वेलोसिटी कहलाती है। और दूसरे के लिए बोर्ड अगर वो तेज जा रहा है तो जल्दी से पीछे चला जाएगा। यानी अगर आप गाड़ी में बैठे हो, तो गाड़ी में अगर आप सफर करते हुए जा रहे हो तो बाहर खड़े हुए जो लोग हैं उनको ऐसा लगेगा कि आपकी गाड़ी मूव कर रही है, पर गाड़ी में बैठा हुआ शख्स अगर बाहर देखेगा तो उसको लगेगा जमाना पीछे जा रहा है। तो एक के लिए आप मूव कर रहे हो और एक आप हो जिसको लग रहा है कि पूरा जमाना मूव कर रहा है, मैं तो बैठा हूं। तो बात यह है कि रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से जो ऑब्जर्वेशन है वो मुख्तलिफ हो सकती है। ये बात मैंने अभी आपको साबित कर दी है। यानी आप कभी अगर कमरे में बैठे हुए हो तो आपका बेड या आपकी चेयर आपके लिए अभी रेस्ट में है, लेकिन अगर आप मूव करना शुरू कर दोगे तो या तो वो चेयर आपसे दूर जा रही होगी या आपके करीब। अगर आप चेयर के करीब जा रहे हो तो चेयर आपके लिए करीब आ रही होगी, और अगर चेयर से आप दूर जा रहे हो तो चेयर आपके लिए पीछे आ रही होगी। विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर आपके दरमियान मोशन है, आप मूव कर रहे हो, आपके लिए आपको ऐसा लग रहा है चेयर पीछे होती जा रही है। आप ये मत सोचो, आप इंसान हो तो आप दिमाग यूज करो, आप बोलो मैं चल रहा हूँ, मैं छोड़ दो। आप मूव, आपके रिस्पेक्ट से चेयर कहाँ जा रही है? पीछे आ रही है। तो चेयर आपके रिस्पेक्ट से किस में आ गई? मोशन में आ गई। बड़ी सिंपल सी बात है। तो विद रिस्पेक्ट टू अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस ऑब्जर्वेशन कैन बी डिफरेंट। तो फिर बिल्कुल एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? क्या कोई ऐसा एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? अब जाहिर है ना, एक बंदे के लिए एक गाड़ी रेस्ट में, वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा है। एक दूसरे शख्स के लिए गाड़ी मूव कर रही है, वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा है। तो सही कैलकुलेशन किसकी है? एब्सोल्यूट क्या है फिर? कि भाई किसी एक के रेफरेंस से देख लिया और पता लगा भाई सब जो है उसके हिसाब से मोशन में है या सब उसके हिसाब से रेस्ट में। तो कोई भी एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। देयर इज नो एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिससे आप कहो कि यार पूरी कायनात इसके रेफरेंस से जो है ना, पूरी कायनात में जो है चीज़ें एक ही जैसी हैं। यानी नॉर्मली चीज़ों में क्या हो रहा था, मैं कहता हूँ रेस्ट में, दूसरे के लिए मोशन में, तो अलग अलग बात आ गई। लेकिन कोई ऐसा रेफरेंस है क्या आप जिसके रिस्पेक्ट से चीज़ों को देखो और आप कहो यार हर चीज़ जो है उसके रिस्पेक्ट से या तो रेस्ट में
या मोशन में है और जो उसके लिए वही सबके लिए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई है ही नहीं। दूसरी बात, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के हवाले से याद रखिएगा कि एक बात इन्होंने देख ली कि स्पीड ऑफ लाइट किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में, यानी एयर में या वैक्यूम में अगर लाइट ट्रेवल करके जा रही है तो लाइट की स्पीड हर वक्त कितनी रहती है, 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर्स पर सेकेंड। लाइट की स्पीड चेंज नहीं होती जब तक वो मीडियम चेंज ना हो। तो एक पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की स्पीड हर वक्त क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो उन्होंने कहा भाई ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पीड ऑफ लाइट विल रिमेन सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है 1/√√ एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है चैप्टर 12 का, म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है चैप्टर 14 का। इन दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं तो सी की वैल्यू 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर्स पर सेकेंड आती है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम या फिर एयर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि भाई प्रिंसिपल क्या है, तो भाई ऑल लॉज ऑफ मोशन यानी न्यूटोनियन फिजिक्स, न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है, आर एप्लीकेबल फॉर inertial frame of references। जितने भी लॉज ऑफ मोशन हैं वो न्यूटोनियन फिजिक्स जो है वो सब एप्लीकेबल होगी ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए इनर्शियल। तो ये बातें सारी याद रखनी है। और इसके अलावा अब हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ जाएंगे, जो मेन बातें हैं इसके अंदर। एक बात याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक चीज़ होती है गैमा, यानी ये अपार्ट फ्रॉम दिस गैमा होता है 1/√1 - v²/c²। ये जो गैमा है ना बेटा, ये कहलाता है रिलेटिविस्टिक फैक्टर। रिलेटिविस्टिक या लॉरेंट्ज फैक्टर। ये v रिलेटिविस्टिक स्पीड है। यानी एक ऑब्जेक्ट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू अदर रिलेटिविस्टिक स्पीड कहलाती है ये, और रिलेटिविस्टिक फैक्टर है। ये आपको बस याद रखना है, फॉर्मूला है। इसको लॉरेंट्ज फैक्टर भी कहते हैं, रिलेटिविस्टिक फैक्टर भी कहते हैं। और ये चीज़ बेसिकली यूज़ हो रही है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक जगह पे, मैं आपको दिखाऊंगा। और जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर 17 उनको तो लाजमी इसका अंदाज़ा होगा। इसको कॉपी करें। अब अगर मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करता हूं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस में सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस है मास वेरिएशन। और इन्होंने मास का जो फॉर्मूला दिया है वो है गैमा एम नॉट। गैमा अभी मैंने आपको बताया था कि वो होता है 1/1 - स्क्वायर रूट के अंदर v²/6, वेयर m0 इज रेस्ट मास
m is रिलेटिविस्टिक मास, c आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट है, और v मैंने अभी बताया था रिलेटिविस्टिक स्पीड। देखो बेटा, मास वेरिएशन के से पहले इस चीज को समझते हैं कि रिलेटिविस्टिक स्पीड है क्या। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। बेटा मैं रुका हुआ हूं, ये बोर्ड भी रुका हुआ, हम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट से रेस्ट में, हमारी रिलेटिविस्टिक स्पीड क्या है, 0। जहां मैंने मूव करना शुरू किया तो ये बोर्ड मेरे रिस्पेक्ट से कहाँ जा रहा है, पीछे, तो हमारे दरमियान कोई रिलेटिव स्पीड आ गई है कि भाई बोर्ड मुझसे इतनी स्पीड से पीछे हो रहा है मुझसे। अच्छा, अगर कोई शख्स होता, मैं चलना शुरू करता और वो मेरे साथ चलना शुरू करता सेम स्पीड से, तो अगर सेम स्पीड से जा रहे हैं तब भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट से पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, एक ही डायरेक्शन में सेम स्पीड से जा रहे हैं। दो गाड़ियां हैं, दोनों एक साथ मूव करना शुरू की एक ही स्पीड से, तो आप जब भी राइट पे देखोगे तो आपको वही गाड़ी नजर आएगी, तो आपके रिस्पेक्ट से उस गाड़ी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो आपके रिस्पेक्ट से वो गाड़ी क्या है, रेस्ट में। लेकिन हाँ, अगर उस गाड़ी की स्पीड आपसे ज्यादा होती है तो आपके रिस्पेक्ट से वो किस में आ जाएगी, फिर मोशन में। तो रिलेटिव वेलोसिटी का होना जरूरी है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। कुछ वेलोसिटी हो, दोनों ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से अगर मूव कर रहे हैं तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट से उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, वो एक साथ मूव कर रहे हैं, तो एक दूसरे के लिए आपस में वो रेस्ट में होंगे, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0। रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव है कि एक के रिस्पेक्ट से दूसरा कितनी स्पीड से जा रहा है, ये बात याद रखनी है। अगर दोनों रेस्ट में है तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। अब मास वेरिएशन क्या है, मास वेरिएशन वाला जो पॉइंट है बहुत अंडरस्टैंडिंग, देखो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ना, थ्योरी है। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक थ्योरी है, इसमें जो बातें हैं वो बातें हाई स्पीड के ऊपर एप्लीकेबल है, बहुत तेज स्पीड के ऊपर। अब कौन सी तेज स्पीड, वो स्पीड जो कि कंपेरेबल हो स्पीड ऑफ लाइट के। क्या मतलब ये कि हमारे यहाँ जो फाइटर प्लेन्स होते हैं ना, जो रॉकेट्स होते हैं जो कि बहुत तेज स्पीड पर उड़ होते हैं, बेटा इन रॉकेट वगैरह की स्पीड भी जो है ना, स्पीड ऑफ लाइट के आगे ना होने के बराबर है। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। यानी यहाँ से इस्लामाबाद का जो सफ़र है कराची से, ये होता है 1400 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर, 1300 ओनली किलोमीटर्स, इतना लंबा सफ़र। आप सोचो 3 लाख किलोमीटर्स, लाइट 3 लाख किलोमीटर कवर करती है कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। यानी दुनिया के कम से कम 6-7 चक्कर तो आराम से 1 सेकेंड जब गुजरता है, तो लाइट इतना डिस्टेंस कवर कर चुकी होती है कि वो दुनिया के 6-7 चक्कर काट चुके हैं, पूरी दुनिया के गोल घूम जाए 6-7 दफा, एक दफा भी नहीं, 6-7 दफा। यानी बहुत तेज स्पीड है लाइट की। अब आम जिंदगी में हमारी जितनी भी स्पीड हैं चीजों की, वो स्पीड ऑफ लाइट के आगे कंपेरेबल है ही नहीं। अब अगर एक जहाज है जो कि 2000 मीटर्स पर सेकंड पर मूव कर रहा है, 2000 मीटर्स पर सेकंड एक बहुत बड़ी स्पीड है, 2000 मीटर्स पर सेकंड, इट मींस 2 किलोमीटर्स पर सेकंड। लाइट कितने किलोमीटर्स कवर करती है 1 सेकंड में, 3 लाख। ये 2 किलोमीटर 1 सेकंड में, उसके आगे क्या अहमियत रखेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को, लाइट बहुत तेज ट्रेवल करती है। तो अब ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, हम आम जिंदगी में ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ये हम आम जिंदगी में ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये उन्हीं चीजों के लिए ऑब्जर्वेबल है जो कि कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, इतनी स्पीड से मूव कर सकते हैं जिसको मैं स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर कर सकता हूं। जैसे स्पीड ऑफ लाइट का हाफ, स्पीड ऑफ लाइट का हाफ, स्पीड ऑफ लाइट का चलो 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 1/3 कर लो, 50,000 किलोमीटर पर सेकेंड, कोई चीज़ नहीं है। हाँ, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, इनकी जो स्पीड होती है वो अक्सर कंपेरेबल होती है, तो उनके ऊपर फिर ये चीज़ें ऑब्जर्व होती हैं उस लेवल के ऊपर, माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर। अब है क्या, मास वेरिएशन का मतलब है मास में चेंजेस आना। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका जो भी मास था अब वो चेंज होना शुरू हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। यानी मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं, आप मेरे रिस्पेक्ट से अभी रेस्ट में हो, आपका मास है लेट्स से 80 kg,
जहां आपने मेरे रिस्पेक्ट से मूव करना शुरू किया ऐसी स्पीड से जो कि कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो, तो आपका जो मास है वो क्या हो जाएगा, मेरे लिए बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी 80 से 80.5 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 82 हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते। और अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करने लगोगे तो आपका मास इनफाइनाइट हो जाएगा। समझने में ये बात आपको अजीब सी लग रही होगी, यार मास तो चेंज ही नहीं होता कभी। लेकिन याद रखिएगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्लासिकल फिजिक्स को कन्वर्ट किया मॉडर्न फिजिक्स में, तो आम जिंदगी में मास के अंदर चेंजेस आप इसलिए ऑब्जर्व नहीं कर रहे क्योंकि उनकी स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से कंपेरेबल नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी ऑब्जेक्ट हो जो कि स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में कंपेरेबल स्पीड से मूव कर रहा हो, तो फिर उसके लिए जब वो मूव करेगा दूसरों के लिए उसका मास क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू कर जाएगा तो मास इनफाइनाइट हो जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। यानी अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट से, अब ये रेस्ट मास क्या है, जब दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट से रेस्ट में थे, रिलेटिव वेलोसिटी 0 थी, रेस्ट मास था। जहां ऑब्जेक्ट ने मूव करना किया शुरू किसी रिलेटिव वेलोसिटी से, अब जो मास होगा वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है और वो m कहलाएगा रिलेटिविस्टिक मास। इफ v इज इक्वल टू 0, बेटा 0 पुट करूंगा, 0/c² विल बी 0, 1 का रूट 1 हो जाएगा, m बराबर आ जाएगा m0 के। यानी अगर रिलेटिव वेलोसिटी 0 है तो जो भी मास है वो उतना ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगा, v की जगह पे c रख दूंगा तो c² कैंसिल होगा, आंसर आएगा 1 - 1 विल बी 0, समथिंग अपॉन 0 विल बी इंफिनिटी। तो इसका मतलब मास कितना हो जाएगा भाई, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से अगर ऑब्जेक्ट कोई एक दूसरे के रिस्पेक्ट से रेस्ट में है तो मास चेंज नहीं होगा। जहां किसी ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया तो अब ऑब्जर्वर के लिए उसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। क्या उस यानी आप हो, वो मेरे रिस्पेक्ट से मूव कर रहे हो तो मेरे लिए आपका मास बढ़ रहा है। क्या आपके लिए आपका मास बढ़ेगा, तो कभी नहीं, आपके लिए उतना ही रहेगा। ये भी याद रखना। दूसरा पॉइंट था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है L इज इक्वल टू गैमा अपॉन या L0 अपॉन गैमा, सॉरी, इसको जब मैं पुट करूंगा तो ये हो जाएगा L0 1 - v² ओवर c²। आप पुट करके देखें, एट द एंड यही बनेगा, यानी L0 अपॉन 1 अपॉन √v। ये चीज डिवाइड हो रही है, ऊपर आके मल्टीप्लाई होगी तो ऐसा बन जाएगा। सही है। तो अब यहां पर L0 क्या है भाई यहां पर L0 है रेस्ट लेंथ और L यहां पर है रिलेटिविस्टिक लेंथ। देखो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, लेंथ में कमी आ रही है, याद रखिएगा। लेट सपोज एक रॉड है मेरे सामने अभी रेस्ट में, तो जो लेंथ है उसकी, वो जो 1 मीटर की रॉड है तो वो 1 मीटर की ही रहेगी। लेकिन जहां वो रॉड मेरे रिस्पेक्ट से किसी स्पीड से मूव करना शुरू की, ऐसी स्पीड जो स्पीड ऑफ लाइट की कंपेरेबल हो, तो उस रॉड की लेंथ कम होना शुरू हो जाएगी। यानी वो 1 मीटर कितना हो सकता है, 0.99 मीटर्स की हो जाए, फिर 0.98 मीटर्स की हो जाए। जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी उसकी लेंथ क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। और जहां वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर गई मेरे रिस्पेक्ट से, तो उसकी लेंथ कम होते होते कितनी हो जाएगी, 0। ये बात आपको याद रखें। एक्सेप्टेबल नहीं है जहन के लिए, क्यों? क्योंकि आम जिंदगी में नहीं हो रहा। तो आम जिंदगी में भाई वो स्पीड भी नहीं है, तो जब वो स्पीड अचीव कर लोगे तो ऐसा होगा। ये थ्योरी है, मैथमेटिकली प्रूव्ड है पूरी। अब वही वाली बात, अगर मैं कहता हूं कि भाई v 0 है तो v 0 होगा तो L बराबर आ जाएगा L0 के। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि भाई v स्पीड ऑफ लाइट है तो L बराबर आ जाएगा 0 के। स्पीड ऑफ लाइट पुट करूंगा, c² से कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, 1 - 1 विल बी 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है आंसर 0 आता है। याद रखिएगा
अगर रॉड एक्स एक्सिस में मूव कर रही है तो लेंथ सिर्फ कौन से एक्सिस की कम होगी, एक्स एक्सिस की। अगर रॉड वाई में मूव कर रही है तो रॉड लेंथ कौन से एक्सिस में कम होगी, वाई में कम होगी। रॉड जेड में मूव कर रही है तो लेंथ कौन से एक्सिस में मूव कम होगी, जेड में कम होगी। यानी ऑब्जेक्ट जिस एक्सिस में मूव कर रहा है उस एक्सिस के पैरेलल वेरिएशन आएगी। अगर x में मूव कर रहा हूं तो लेंथ में कमी भी किस में आ रही होगी, x में आ रही होगी। तो ये बात याद रखिएगा। टाइम डायलेशन, टाइम में डिले आना। टाइम डायलेशन जो है ना बेटा, टाइम डायलेशन क्या है, टाइम में डिले आना। और इसका मतलब ये है कि, बल्कि मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, T इज इक्वल्स टू गैमा T नॉट वेयर T नॉट रेस्ट टाइम है relativistic time है। If v is equals to 0, t is equals to t naught, if v is equals to speed of light, t is equals to infinity। देखिए बेटा, टाइम डायलेशन का मतलब है टाइम का डिले आ जाना। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, अभी हम दोनों ने अपनी अपनी घड़ी सिंक्रोनाइज कर लिया, हमारी घड़ी में सेम टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं। अब मेरे रिस्पेक्ट से उस शख्स ने किसी वेलोसिटी से मूव करना शुरू किया, मेरे रिस्पेक्ट से उस शख्स ने किसी वेलोसिटी से मूव करना शुरू किया। कौन सी वेलोसिटी, जो कंपेरेबल हो स्पीड ऑफ लाइट के। अगर उसने इतनी वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दिया तो उसके टाइम में डिले आएगा। क्या मतलब, मतलब ये कि जब मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा तो मेरी घड़ी में जितनी स्पीड से टाइम बढ़ रहा है उसकी स्पीड में स्लो, उसकी घड़ी में स्लो बढ़ रहा होगा। यानी मेरी घड़ी में हो सकता है 5 घंटे गुजर जाएं पर उसका टाइम इतना स्लो चल रहा हो कि उस वक्त उसकी घड़ी में 1 मिनट गुजरा हो सकता है मैं खड़े खड़े 2 साल गुजार चुका हूं, उसके लिए 1 घंटा गुजरा है। हो सकता है मैंने 10 साल गुजार दिए, उसके लिए 5 घंटे गुजरे हैं। यानी इतना टाइम में डिले आएगा, उसके लिए घड़ी स्लो चलने लगेगी। यानी वो जब भी घड़ी देखेगा उसको कुछ फील नहीं होगा। यानी अगर हो सकता है कि उसको लगे यार 5 घंटे ही तो हुए हैं, उसको फील भी नहीं होगा, उसकी उम्र भी नहीं बढ़ेगी, एज भी वैसी ही रहेगी। पर मेरे लिए 10 साल गुजर गए होंगे तो मेरी ये 10 साल बाद जो भी कंडीशन हो सकती है वो, मतलब 10 साल बाद मेरी जो भी फिजिकल कंडीशन होगी मैं वैसा हो गया होऊंगा। उसको नजर आएगा जब वो स्पीड से मूव करना शुरू करेगा और लेट सपोज 1 मिनट बाद वो रुक गया तो उसके लिए तो 1 मिनट गुजरा, पर उसने देखा यार यहाँ तो 2 साल गुजर गए, बोले यार मौसम चेंज हो गया पूरा, और मेरे वो वैसे ही नजर आएगा। आपने शायद, मैं हमेशा इसका जिक्र करता हूँ कि पावर ऑफ गर्ल्स आपने अगर देखा हो तो उसकी एक एपिसोड होती है जिसमें वो लड़कियाँ बहुत तेज़ी से स्पेस में चली जाती हैं और जब वो वापस आती हैं तो जो शहर होता है वहाँ सब लोग बूढ़े हो चुके होते हैं। वो लाल वाला जो जिन होता है उसने सब पे कब्जा किया हुआ होता है और जो मेयर साहब हैं मर चुके होते हैं, प्रोफेसर बुढ़ा होके पागल हो जाता है। यानी सब बूढ़े हो चुके होते हैं और लड़कियां वैसे की वैसी होती हैं। वो कहती हैं क्या हुआ, हम अभी तो गए थे, वापसी आए, क्या हो गया। तो यही चीज़ उन्होंने दिखाई है बेसिकली, टाइम डिलेशन। तो बस सिंपल बता रहा हूँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है तो उसके लिए वक्त रुक जाएगा। यानी मैं जब उसकी घड़ी देखूंगा उसकी घड़ी मूव ही नहीं कर रही है, मेरी घड़ी मूव कर रही है, उसकी घड़ी मूव ही नहीं करेगी। टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा उसके लिए। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, टाइम सेम रहेगा हमारा, लेकिन जहाँ रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ेगी उसका टाइम स्लो होगा। जहाँ उसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो गई, टाइम उसके लिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए।
अब एक इसी में है मास एनर्जी रिलेशन, मास और एनर्जी का आपसी रिलेशन। अब वो क्या है भाई? वो ये है कि भाई E एनर्जी का एक फॉर्मूला निकाला इन टर्म्स ऑफ मास, m0c²। जो भी रेस्ट मास है उसको c² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑब्जेक्ट का रेस्ट मास पता लग जाएगा कि उस रेस्ट एनर्जी पता लग जाएगी कि उसमें कितनी एनर्जी है। लेकिन जहां ऑब्जेक्ट ने किसी स्पीड से मूव करना शुरू किया तो उसकी जो एनर्जी है वो उसमें ऐड हो जाएगी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पर कन्वर्ट नहीं हो रही है, ऐड हो रही है। यानी अगर ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेगा तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ने लगेगी। E0 प्लस KE। अब E का एक और फॉर्मूला है mc²। ये m0 था ना, रेस्ट मास। m क्या है? रिलेटिविस्टिक मास। अभी मैंने बोला था ना, स्पीड ऑफ लाइट किसी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट ऐसी स्पीड से मूव करेगा तो उसकी जो मास है वो वेरी करेगा, m हो जाएगा मास। अभी जो पढ़ा था E इज इक्वल टू mc²। मास का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी? m0 अपॉन √1 माइनस v² ओवर c²। c² अपनी जगह पे, m0 c² किसके बराबर है? E0 के। तो E0 अपॉन √1 माइनस v² ओवर c²। तो बेटा ये फॉर्मूला आ गया। अब यहां पर E क्या है? E0 वही रेस्ट एनर्जी, E रिलेटिविस्टिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का यहां से फॉर्मूला निकालूं अगर, तो E0 यहां के माइनस होगा, E माइनस E0। ये होता है mc² माइनस m0 c²। तो बेटा यहाँ से c² अगर कॉमन आया तो m माइनस m0 c²। ये अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला आ गया। तो इसको आप कॉपी कर लें। एक टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। वैसे तो इस पर बहुत ज़्यादा बात हो सकती है, लेकिन एप्टीट्यूड के हवाले से मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करूँगा, क्योंकि मेरी एक क्लास भी कम पड़ती है जब मैं रेगुलर क्लास पढ़ा रहा होता हूँ। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए बहुत ज़्यादा इसमें काम है, लेकिन फ़िलहाल ज़ाहिर है कि मैं कुछ लिमिटेड आपको बात बताऊँगा ताकि आपका काम निकल जाए एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें इस बात को समझना होगा कि बेटा हमारी बॉडी है, पूरी यूनिवर्स में जितने भी बॉडीज़ हैं, कुर्सी है, टेबल है, पंखा है, एसी है, इंसान, जानवर, पौधे, कीड़े मकोड़े, परिंदे, समुद्री जानवर, हर चीज़, जितनी भी एलिमेंट्स हैं, जितना भी मैटर है, जितना भी मादा है, हर एक एलिमेंट हर वक्त कुछ ना कुछ थर्मल रेडिएशन इमिट करता है। यानी आप अपने हाथ को अपने गाल के बहुत करीब लाएं, टच मत कीजिएगा, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके हाथ से थोड़ी सी एनर्जी गरम दूर रखना, टच करना ही बोला, बिल्कुल थोड़ा सा दूर रखना, थोड़ी देर रखे रहना। आपको अंदाज़ा होगा कि हाथ से कुछ रेडिएशंस निकल रही हैं जो कि गर्म लग रही हैं, गाल के ऊपर फील होती हैं। और आपको वैसे भी पता मुसलसल बॉडी गर्म रहती है, तो क्यों, क्या वजह है? थर्मल रेडिएशन इमिट हो रही है मुसलसल।
अब अगर हर ऑब्जेक्ट है, कुर्सी, टेबल, हर चीज की बात कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि जिंदा चीज है थर्मल रेडिएशन, नहीं, जिंदा हो, मुर्दा हो, कुछ भी, हर चीज हर वक्त थर्मल रेडिएशन एमिट कर रही है। अब ऑब्जर्व क्या किया, ऑब्जर्व ये किया लेट सपोज एक एलिमेंट उठाया, इस एलिमेंट की जो थर्मल रेडिएशंस निकल रही हैं उसकी इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया और अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर उसको प्लॉट किया है। हर वेवलेंथ, यानी याद रखना, हर वक्त हर ऑब्जेक्ट हर तरह की वेवलेंथ की थर्मल रेडिएशन एमिट कर रहा है। लेट सपोज अगर मैं कोयले की बात करता हूँ, तो कोयले को थोड़ा सा गर्म किया अगर हमने, तो ये ग्राफ हमें देखने को मिला। ये स्पेल कर्व में क्या है, वो ये कह रहा है कि भाई इंटेंसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, किसी एक पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होती है ना वो मैक्सिमम होती है और बाकी सारे पॉइंट्स पर इंटेंसिटी उसके रिस्पेक्ट से क्या होती है, कम होती है। डिफरेंट वेवलेंथ्स के ऊपर देखो, एक्स पे वेवलेंथ है ना, यहाँ अलग वेवलेंथ है, यहाँ अलग वेवलेंथ होगी, यहाँ अलग वेवलेंथ होगी, यहाँ अलग वेवलेंथ होगी। डिफरेंट वेवलेंथ्स पर जो इंटेंसिटी है लाइट की, थर्मल रेडिएशंस की, वो क्या है, डिफरेंट है। लेकिन कोई एक ऐसी वेवलेंथ है जिस पर इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। मैंने आपको पता है वेवलेंथ बढ़ने का मतलब है ये अल्ट्रा वायलेट आ गया, ये विजिबल आ गया और ये इंफ्रारेड आ गया, या चलो ऐसे कर लेते हैं। खैर, अब ये सब इनविजिबल है। विजिबल में आपको पता है कि भाई विब गियर होता है, सही है। वी वॉयलेट है, आई इंडिगो है, ग्रीन, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज, आर रेड है। अब आपने अगर कभी कोयला दहकाया हो तो कोयले को दहकाते हुए आपने देखा होगा, आजकल बारबेक्यू का वैसे ही सीजन चल रहा है, कि जब आप कोयले को गर्म करते हो तो कोयले का रंग जो होता है वो पहले होता है रेड जैसा, फिर आप उसको और गर्म करते हो तो उसका कलर है वो हो जाता है ऑरेंज, और ज़्यादा कोयला गर्म होना तो वो ब्लूइश सा कलर होने लगता है। आपको भी ऑब्जर्व करना है, लोहे को गर्म करो, लोहा पहले रेड नजर आएगा, और ज़्यादा गर्म करोगे ऑरेंज हो जाएगा, फिर और ज़्यादा गर्म करोगे वो ब्लूइश हो जाएगा। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं लोहे का जो कलर है वो चेंज हो रहा है। असल में होता क्या है, होता यह है कि अगर मैं कोयले को गर्म कर रहा हूँ किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर पर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी, देखो बेटा इंटेंसिटी बड़ी 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 बड़ी, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, कहाँ पर आ रही है, ग्रीन पे आ रही है। तो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ को मैं कहूँगा कि मुझे उस ऑब्जेक्ट का वही कलर नजर आ रहा है। यानी अगर मैं कह रहा हूं कि एक लोहे को गर्म कर रहा हूं और मुझे ग्रीन कलर नजर आ रहा है, क्या ऑब्जेक्ट उस वक्त ग्रीन कलर की वेवलेंथ इमिट कर रहा है? नहीं बेटा। याद रखिएगा थर्मल रेडिएशंस पूरी रेंज में होती है, यानी अल्ट्रा वायलेट की वेव्स भी निकल रही हैं, इंफ्रारेड वेव्स भी निकल रही हैं, रेडिएशंस, और विजिबल जो है वो भी निकल रही हैं, हर तरह की निकल रही है। यानी वायलेट भी निकल रही है, इंडिगो भी, ब्लू भी, ग्रीन भी, येलो भी, ऑरेंज भी, रेड भी, हर तरह की थर्मल रेडिएशंस हमारी बॉडी से हर वक्त निकलती हैं। कोयला भी अगर लोहा गर्म किया है और वो ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ ग्रीन रेडिएशन एमिट कर रहा है। ग्रीन इसलिए दिख रहा है कि ग्रीन पर उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है वो हावी आ जाता है। अगर कोई ऐसे टेम्परेचर पे मैं हीट करता हूं जिस टेम्परेचर पे एक कर्व
थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है और ये अब इसकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है वो आ रही है कहीं येलो पर। तो अभी भी ये हर तरह की वेवलेंथ की लाइट एमिट कर रहा है, लेकिन नजर कौन सी आएगी? येलो नजर आएगा। क्यों? क्योंकि येलो की इंटेंसिटी जो है अभी वो सबसे ऊंचे पीक यहां पर है। इंटेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है? येलो की है। क्या वो बाकी तरह की वेवलेंथ एमिट नहीं कर रहा? भाई करेगा। एक टेम्परेचर के ऊपर ग्रीन नजर आ रहा है क्योंकि उस टेम्परेचर पे जो इंटेंसिटी है वो ग्रीन की मैक्सिमम है, और दूसरे ही टेम्परेचर के ऊपर येलो नजर आ रहा है क्योंकि उस टेम्परेचर के ऊपर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो किस कलर की है? येलो कलर की है। तो हर ऑब्जेक्ट हर वक्त थर्मल रेडिएशन एमिट करता है, हर तरह की कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है। याद रखिएगा, कैसा स्पेक्ट्रम मिलता है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है। हर तरह की वेवलेंथ एमिट हो रही होती है। हमें कौन सा नजर आएगा? हमें वो नजर आएगा जिस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। अब अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम किसी इनविजिबल रीजन की है तो फिर हमें वो कलर नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि हम तो सिर्फ विजिबल रेज देख सकते हैं। तो कुछ चीजों में से हमें जो कलर उन पे हुआ है उसका कलर नजर आता है, थर्मल रेडिएशंस का कलर नजर नहीं आ रहा होता। क्यों? क्योंकि वो जो रेडिएशन एमिट कर रही हैं वो इनविजिबल है, यानी मेरे थ्रू जो थर्मल रेडिएशन एमिट हो रही हैं वो हर तरह की हो रही है। रेड, ब्लू, वायलेट, ग्रीन, इंडिगो सब हो रहा है, दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है मेरी बॉडी टेम्परेचर के ऊपर, वो इंटेंसिटी या तो इंफ्रारेड रीजन की है या अल्ट्रा वायलेट की है, जो कि हम देख ही नहीं सकते, इसलिए नहीं नजर आ रहा। सही है? तो ये बात आपने याद रखनी है। तो अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि डिफरेंट एलिमेंट्स को अलग अलग टेम्परेचर्स के ऊपर उनकी इंटेंसिटी का विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ ग्राफ बनाया। जब विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ उनकी इंटेंसिटी का ग्राफ बनाया तो मसला यहाँ पे क्या आ रहा था कि प्रैक्टिकली तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट करके ग्राफ बन गया था, पर आपको पता है कि हम चीज़ों को हमेशा फॉर्मूलों में बंद करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकें, बाद में हमें बार बार एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े। हम मैथमेटिक्स को यूज़ करें, टाइम बचाएं और अपना एक रिजल्ट देख लें कि यार अगर इस टेम्परेचर के ऊपर कहानी होगी तो क्या होगी, इस टेम्परेचर पे क्या होगा। आपने लोहार जो होते हैं ना, लोहारों को आपने अक्सर देखा होगा कि वो जब किसी चीज़ को वेल्ड करते हैं तो वो कभी भी थर्मोमीटर लेके नहीं बैठे होते। उनको कैसे पता लगता है कि भाई क्या कहानी? तो वो कलर याद रखे हैं उन्होंने कि भाई इतने कलर तक गर्म, ये कलर आ गया तो इतना हमें करना है उसको गर्म और इतना वेल्ड करना है। कलर क्यों? क्योंकि उनको पता है कि डिफरेंट उनके पास चिट्स होती हैं, उसके अंदर डिफरेंट टेम्परेचर्स पे क्या क्या कलर होंगे वो उनको पहले से पता होता है। तो अगर उसको वेल्डिंग के दरमियान एक कलर नजर आ गया तो उनको समझ में आ जाता है हाँ भाई ये वाला टेम्परेचर आ गया और हमें इससे आगे नहीं जाना है। कुछ देसी होते हैं हमारे यहाँ, उनको बस ऐसे ही काम कर रहे हैं, उनको इस तरह की कोई प्रैक्टिकली करना आता है लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, ज़ाहिर है कि आप थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ रहे हो और इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी शायद प्रैक्टिकली अप्लाई करो। मैं वेल्डिंग वाला बनने को नहीं कह रहा, लेकिन जो इंजीनियर्स होते हैं वो इस तरह से चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो सीखते हैं फिर वो मैथमेटिकली काम करते हैं सारा इंजीनियर्स। हमें क्या करना है? हमें फॉर्मूला बनाना है। सो इसका फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले एक साहब आए, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इन्होंने आकर कहा कि जनाब ये जो लैम्डा मैक्सिमम होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अब पहली सवाल तो ये है कि भाई लैम्डा मैक्सिमम क्या है? तो बेटा लैम्डा मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है। लैम्डा मैक्स है वो वेवलेंथ जिस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, यानी इस ब्लू वाले के लिए ये वाली जो वेवलेंथ है ना ग्रीन की, ये लैम्डा मैक्स कहलाएगी क्योंकि इस पे इंटेंसिटी कैसी आ रही है? मैक्सिमम। इस रेड वाले के लिए जो ये येलो वाली वेवलेंथ है ये लैम्डा मैक्सिमम है। तो इन्होंने ये कहा कि भाई लैम्डा मैक्सिमम वो टेम्परेचर जिस पे
वो वेवलेंथ जिस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो वेवलेंथ जिस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है उस वेवलेंथ की वैल्यू कम होती जाएगी। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ है ये पीक कम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, पीक कम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगी, इनका कहना ये था। अब शुरू में बात सही साबित हुई, लेकिन ये बात सिर्फ साबित हुई किसके ऊपर सही? ये बात साबित हुई लॉन्ग वेवलेंथ के ऊपर, शॉर्ट वेवलेंथ के ऊपर। याद रखना, नॉट एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट वेवलेंथ। सवाल बन सकता है, आपकी बुक में सब लिखा हुआ है। शॉर्ट वेवलेंथ यानी छोटी वेवलेंथ, अल्ट्रावायलेट रीजन पे जाकर इनकी बात गलत साबित हो रही थी और ये लॉ सही नहीं हो रहा था। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, रिलेशन आपको पता होना चाहिए, लेकिन अगेन ये सही नहीं है। लेकिन जाहिर है कि एक हिस्ट्री है, आपको बताई जा रही है कि वे इस तरह से चल रहे थे। एक हद तक सही है लॉन्गर वेवलेंथ पर शॉर्टर वेवलेंथ के ऊपर बिल्कुल सही नहीं है। तो पहली बात तो ये। फिर दूसरे साहब आए जिन्होंने एक रिलेशन दिया, स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस साहब ने ये कहा कि इंटेंसिटी जो है एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की पावर 4 के। तो टेम्परेचर की पावर 4 से मत घबराओ, बस सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। टेम्परेचर ज़्यादा होगा पीक ऊपर जाएगी, टेम्परेचर कम होगा पीक नीचे आएगी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, ये बात याद रखें, ये इन्होंने कहा था। पावर 4 एक मैथमेटिकल रिलेशन है, जाहिर है कि अगर टेम्परेचर डबल करूँगा तो इंटेंसिटी 2 की पावर 4 यानी 16 टाइम्स बढ़ेगी। टेम्परेचर डबल करूँगा तो पावर 4 है, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16। टेम्परेचर डबल करने पे इंटेंसिटी कितनी बढ़ेगी? 16 टाइम्स बढ़ेगी। तो ये मैथमेटिकल रिलेशन है। कहने का मकसद क्या है? टेम्परेचर बढ़ाऊंगा इंटेंसिटी जो पीक है वो और ऊपर जाती जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। सिग्मा टी की पावर 4, सिग्मा कहलाता है स्टीफन बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट 5.67 एक्सपोनेंट -12 वाट पर मीटर स्क्वायर इनटू केल्विन। -12 नहीं -8 सॉरी, ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है। अगला है रेली जीन्स लॉ। अब रेली जीन ने क्या लॉ दिया था? रेली जीन ने ये लॉ दिया था कि इंटेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा की पावर 4 के। प्रोपोर्शनल रखता है तो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट 8 पाई के टी होता है, के वही है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, चैप्टर 11 वाला ये। अब ये जो इन्होंने लॉ दिया है ना, इनका जो लॉ है, इन्होंने कहा भाई जितनी कम वेवलेंथ होगी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और ये मैथमेटिकल रिलेशन दिया है इन्होंने। अगेन ये भी एक हद तक सही था लेकिन कम्प्लीटली सही नहीं था। और इन्होंने जो चीज़ रिलेशन दिया है ये शॉर्ट वेवलेंथ के ऊपर तो चल रहा था लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ के ऊपर नहीं चल रहा था। यानी जो वेन्स वाला था वो लॉन्गर वेवलेंथ पे चल रहा था, शॉर्ट पे नहीं चल रहा था। ये शॉर्ट पे चल रहा है, लॉन्ग पे नहीं चल रहा। ये बुक से रीडिंग जरूर कर लेगा, ये सारी बुक में बातें लिखी हुई हैं। और फिर लास्ट में आए प्लैंक्स लॉ।
जिन्होंने कहा कि भाई ये जो इंटेंसिटी एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। असल में इन्होंने यहाँ से क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइट जब ऑब्जेक्ट से टकराती है तो कुछ हिस्सा लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ रिफ्रैक्ट हो जाता है। ये हमने चैप्टर 10 में भी देखा था। जब लाइट हमारे अंदर रिफ्रैक्ट होती है तो हम उस लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं, हम एक एज अ ऑब्जर्वर काम करते हैं, फिर हम उसी को रेडिएट करते हैं, एज अ रेडिएटर काम करते हैं। तो जब हम लाइट को रेडिएट करते हैं तो क्योंकि हमें हर वेवलेंथ की लाइट मिल रही है, तो उसने कहा कि लाइट जो है ना, बॉडीज जो है हमारी बॉडीज में छोटे छोटे स्प्रिंग्स टाइप ऑसिलेटर्स लगे हुए हैं और वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट जो है चंक्स की फॉर्म में ऐसे ब्रेक फेंकते हैं, पैकेट्स के अंदर छोटे छोटे। बेसिकली इन्होंने यहाँ से कॉन्सेप्ट जो दिया था वो किसका दिया था, इन्होंने ये बोला था कि लाइट जो हम रेडिएट कर रहे हैं, हम जो लाइट रेडिएट कर रहे हैं वो छोटे छोटे पैकेट्स में अलग अलग वेवलेंथ में रेडिएट कर रहे हैं। यानी हमारी बॉडी की प्रॉपर्टी है ये, यानी जितनी भी बॉडीज है उन्होंने ये कहा था कि इन बॉडीज की प्रॉपर्टी, और यहाँ से पैकेट्स ऑफ एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट इन्होंने डेवलप करना शुरू किया था। यानी तुक्का था, इन्होंने जुगाड़ लगाई थी। असल में ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इन्होंने अपनी मैथमेटिक्स लगाई, मैथमेटिक्स के थ्रू इन्होंने किसी तरह ये रिलेशन डेवलप किया। फिर ज़ाहिर है फिजिक्स एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मांगती है, तो उन्होंने या लॉजिक मांगती है, उन्होंने लॉजिक क्या बनाई, उन्होंने कहा हमारी बॉडी में ऑसिलेटर्स हैं, वो ऑसिलेटर्स डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट एमिट करते हैं, इसलिए हमें डिफरेंट वेवलेंथ्स मिलती हैं, हर तरह की वेवलेंथ मिल रही है, और किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। तो इन्होंने एक बुनियाद रखी थी लाइट को पैकेट्स में बताने की। लेकिन ये बात कि लाइट खुद पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, ये इन्होंने नहीं बताई थी। इनका नाम यूज होता है, ये मानते भी नहीं थे इस बात को शुरू में। इन्होंने सिर्फ अपनी बात को सही साबित करने के लिए भी वो बात बोली, क्या बोला कि हम बॉडीज जो हैं डिफरेंट, वो लाइट को छोटे छोटे पैकेट्स में रिलीज कर रही हैं, जबकि असली में क्या है, असली में लाइट खुद पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। नाम इनका यूज होता है, असली में बताने वाला कोई और था, इन्होंने तुक्का लगाया था। हाँ, लेकिन बुनियाद डाल चुके थे, इनका बहुत बड़ा काम हो गया था, उन्होंने बुनियाद डाल दी थी इस तरह से करके। लेकिन असली शख्स कोई और है जिसने कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हुए पैकेट्स ऑफ एनर्जी, लाइट खुद पैकेट्स की फॉर्म में होती है, इस बात को साबित किया था। तो फिलहाल प्रोपोर्शनल हटता है तो इज इक्वल टू कांस्टेंट H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। H की वैल्यू होती है 6.63 एक्सपोनेंट -34 जूल्स इनटू सेकेंड। तो ये था। अब इसको ब्लैक बॉडी क्यों कह रहे हैं? थर्मल रेडिएशंस हो गई, बॉडीज है, बॉडी एब्जॉर्ब भी कर रही है, रिलीज भी कर रही हैं। असल में ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट ये है, देखो भाई, लाइट रे लेट सपोज यहां से एंटर हुई, यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां गई, 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 यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां से। मैंने क्या कहा था, हर बार लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो टकराने के बाद कुछ हिस्सा उसका उसमें एब्जॉर्ब होता है और बाकी हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है। होता क्या है, ब्लैक बॉडी क्या है, एक ऐसी बॉडी है जिसमें लाइट आ रही है पर जा नहीं पा रही, अंदर ऐसे ट्रैप हो गई है कि मुसलसल रिफ्लेक्ट करे जा रही है, रिफ्लेक्ट करे जा रही है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। अब मतलब क्या है इसका, हर एक रिफ्लेक्शन में इस बॉडी के अंदर लाइट एब्जॉर्ब हो रही होगी। अब अगर लाइट इससे वापस नहीं आ रही तो सारी की सारी लाइट इसमें क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। नॉर्मल बॉडीज के साथ क्या होता है, लाइट उनसे टकराती है, कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब होता है, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो उनमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन नहीं होती।
लेकिन इसमें क्या हो रही है, मैक्सिमम लाइट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये क्या कहलाएगी, बेस्ट एब्जॉर्बर कहलाएगी है। बेस्ट एब्जॉर्बर। अब अगर एक चीज एब्जॉर्ब बेस्ट कर रही है तो बेस्ट एमिटर, एमिट भी ज्यादा करेगी। हम लाइट कम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कम एमिट कर रहे हैं, ये ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है तो ज्यादा एमिट करेगी। तो ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी असली में एग्जिस्ट नहीं करती है। ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी है, जैसे आइडियल गैस होती है। क्या मतलब, आइडियल गैस क्या थी, आइडियल गैस एक ऐसी गैस थी जिसको हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे नज़दीक हमने उस गैस को हमने अपने आइडियल, अपने जहन में ये कंसिडर किया कि बेस्ट बिहेवियर क्या है गैस का। वो बेस्ट बिहेवियर हमें रियल लाइफ में नहीं मिलता, तो हमने कहा कि यार आइडियल बिहेवियर क्या है, ये वाला, तो उसको नाम दे दिया आइडियल गैस का। रियल लाइफ में जितनी भी गैसेस हैं हम उनको कंपेयर करते हैं किससे, आइडियल गैस से। कोशिश क्या होती है, सारी गैसेस किसकी तरह बिहेव करें, आइडियल गैस की तरह, क्योंकि हमारे नजदीक आइडियल गैस का बिहेवियर बेस्ट है। इसीलिए तो कहते हैं आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि रियल लाइफ में है ही नहीं। हमारा एक परसेप्शन है कि यार बेस्ट बिहेवियर ये है आइडियल, अब उनको रियल लाइफ की गैसेस को उनके जैसा बनाने लगते हैं। सिर्फ ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी एक बेस्ट एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी रखने वाली बॉडी है और बेस्ट इमिसिव कैपेबिलिटी रखने वाली बॉडी है। इससे ज्यादा कोई बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इससे ज्यादा कोई बॉडी रेडिएट नहीं कर सकती, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, आइडियल कॉन्सेप्ट है। अब रियल लाइफ में जितनी भी बॉडीज हैं इनकी एब्जॉर्प्शन या इमिजन, इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, ब्लैक बॉडी से। तो ये बात मेरी याद रखना, ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी है जो कि बेस्ट एब्जॉर्बर है, बेस्ट एमिटर है। रियल लाइफ में जो बॉडीज हैं वो उसकी जैसी एब्जॉर्प्शन या एमिशन कैपेबिलिटीज नहीं रखती। तो क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि यार आम जिंदगी में जो ऑब्जेक्ट है अभी वो इतनी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ब्लैक बॉडी अगर होती तो वो तो इतनी एब्जॉर्ब कर दी। तो क्या चेंजेस करें, क्या चीजें ऐसी करें इसके साथ कि ये और ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके। हमें एक मार्क मिल जाता है कि यार बेस्ट एब्जॉर्प्शन जो है वो ब्लैक बॉडी इतनी कर रही है, यानी इतना गैप है जो कि फुल किया जा सकता है। अब उस तक तो नहीं पहुंचते, लेकिन करीब करीब जाने की कोशिश करते हैं ताकि हमें बेस्ट बिहेवियर मिल जाए। तो ब्लैक बॉडी का मकसद ये था। बाकी थर्मल रेडिएशन पे थी पूरी कहानी कि भाई क्या है। तो ये हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का टॉपिक था, इसको कॉपी कीजिए।